दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क को लोग दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मानते हैं, लेकिन ये कोई आम रेलवे प्रोजेक्ट नहीं था और ना ही इससे किसी भी तरह का वित्तीय लाभ उठाया जाना था। ये तो विचारधाराओं की लड़ाई थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका और कनाडा में फैले पूंजीवादी थे और दूसरी तरफ रूस था। ये रूस सोवियत संघ से पहले का रूस था, साम्राज्यवादी रूस जिसमें जार का शासन चलता था। कैसे इस एक प्रोजेक्ट ने पूरे रूस को हमेशा के लिए बदल दिया और कैसे आज भी ये रूस के लिए एक बहुत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आखिर ये मेगा प्रोजेक्ट था क्या? जैसा कि आपको पता ही होगा कि एरिया के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के कई इलाके ऐसे हैं जहां रहने वाले लोग आपको रूसियों से ज्यादा मंगोलों से करीब देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी रूस का हिस्सा है। इसी तरह रूस के ईस्ट की तरफ यूरोप है, इसलिए वहीं पर ज्यादा जनसंख्या रहती थी, और दूसरी तरफ साइबेरिया जिसमें बर्फ पड़ती रहती है, महीनों सूरज नहीं दिखता। वो जगह मुख्य रूस और उनकी राजशाही से बहुत दूर थी। तभी ये खबर उड़ने लगी कि साइबेरिया में रहने वाले लोग विद्रोह छेड़कर अलग हो सकते हैं। साइबेरिया वो इलाका था जहां से डायमंड्स के अलावा कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस और प्रीशियस मेटल्स निकाले जाते थे। इसलिए जार को भी ये डर सताने लगा कि कहीं साइबेरिया खुद को आजाद न घोषित कर दे। ये जार अलेक्जेंडर III का समय था और उन्हें अब रूस पर फिर से अपना कंट्रोल जमाना था, जिसके लिए उन्होंने इस 8400 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने का मकसद ठाना था। इसी आदेश को लेकर उस वक्त के रशियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर निकोलाएविच पोसिएट ने 1874 से 1884 के बीच में लोगों में ये बात फैलाई कि जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं बन जाता तब तक साइबेरिया को रूस के जनरल और पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं जोड़ा जा सकता। ये उस समय के रूस जोड़ो आंदोलन जैसा था। रूस अमेरिका की तरफ देख रहा था, जहां रेल रोड्स के कारण तरक्की हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को गति मिली थी, लेकिन वहां की रेल रोड्स प्राइवेट प्लेयर्स और पूंजीवादियों ने बनाई थी। रूस उन्हें दिखाना चाह रहा था कि राज्य के पास वो प्रोजेक्ट करने का भी दम है जिनके बारे में कोई पूंजीवादी कल्पना भी नहीं कर सकता। पर इस वैचारिक मतभेद की बहुत कीमत चुकानी पड़ी। सबसे पहले तय किया गया कि ये नेटवर्क एक छोटे सदर्न रूट से बनाया जाएगा जो निजनी नोवगोरोड को ट्यूमेन से कनेक्ट करेगा, लेकिन फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोसिएट ने एक नदर्न रूट ऑफर कर दिया। लेकिन इसके बाद रूस और तुर्की की 1877 में जंग हो गई, जिसने फसलें बर्बाद कर दी, रूबल की वैल्यू गिरने लगी, और जब देश को फिर से खड़े करने की बारी आई थी तब सबसे पहला कट इस रेलवे नेटवर्क की फंडिंग पर ही था। लेकिन इसके बाद 1884 में जब हालात फिर से बेहतर हुए तो पोसिएट ने फिर से अपना रूट प्रपोज किया और इस बार इस रूट को एक्सटेंड कर दिया गया था। अब ये सामारा से होकर साइबेरिया को पार करते हुए व्लादिवोस्तोक तक जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1888 में एक रेल हादसा हो गया और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने की हैसियत से पोसिएट ने इसकी जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये जिम्मेदारी सेर्गेई विट्टी को मिली। सेर्गेई को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया गया था। सेर्गेई एक बहुत चालाक पॉलिटिशियन था जिसने जिंदगी भर अपने विरोधियों को हराते हुए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनते समय वो अपने सारे विरोधियों को हटा चुका था। इसलिए उसका पूरा फोकस सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट बन गया था। सेर्गेई के पैशन और काम का ही कमाल था कि जब इसके लिए उसने 4.5 लाख करोड़ रुपए की कॉस्ट एस्टिमेट की तो जार ने उसे अप्रूव भी कर दिया। 1891 में ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1892 में उसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कमेटी को ये बात पता थी कि ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि साइबेरिया के इलाकों में उन्हें कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं मिलेगा, उसे इसी तरफ से वहां तक ट्रांसपोर्ट करवाना होगा। इस परेशानी से निपटने के लिए साइबेरिया ने कई नदियों और नहरों में भी एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाया गया ताकि रेलवे का सामान इस रास्ते से आ सके। बाद में उसी रास्ते से करीब 45.4 करोड़ किलो के रेल रोड्स, स्पाइक्स और जॉइंट्स को फिर से लाया गया। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रूस, यूके और पोलैंड तीनों देशों में प्रोजेक्शन शिफ्ट की गई थी, तब जाकर वक्त पर यह सामान डिलीवर हो पाया। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर लेबर का भी था। हमने ताजमहल या पिरामिड को तो अपनी आंखों से बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की तस्वीरें हमारे पास हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ये काम करने वाले लोगों की संख्या 80,000 थी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे खारिज करते हुए असली नंबर्स 2 से 3 लाख के बीच में बताते हैं, क्योंकि लेबर की इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि चीन से लेबर बुलवानी पड़ी थी। ना सिर्फ इन लेबर्स को यहाँ तक लेकर आना था, बल्कि इनके खाने पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था भी करनी थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस समय साइबेरिया की पॉपुलेशन में 10 से 12 लाख लोग शामिल हो गए थे, जिनमें से कई लोग वो भी थे जो परिवारों के साथ अब वहीं बस गए थे। इन वर्कर्स के अलावा जेल में कैदियों से भी खूब काम लिया गया।
इस पूरे वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए उस समय 3 करोड़ रूबल्स खर्च किए गए थे, जो कि आज के हिसाब से 530 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन इन वर्कर्स के लिए काम किसी जंग से लड़ने से कम नहीं था, क्योंकि ये साइबेरिया के उन इलाकों में काम कर रहे थे जहां 20-20 किलोमीटर तक कोई रहता तक नहीं था। इसके अलावा बर्फ और तूफानों ने भी काम को मुश्किल बनाए रखा, जिस वजह से 2.2% वर्कर्स तो कभी जिंदा ही नहीं लौटे और इंजरी रेट तो इस वक्त 10% पर था। जो कैदी वहाँ वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे, उनकी जिंदगी तो और भी बदतर थी, क्योंकि उनका टास्क मास्टर या गार्ड जो उन्हें वहाँ लाया है वो नशे में रहता, जिससे कई बार झगड़े और हत्याएं भी हो जाती थी। 2% वर्कर्स की डेथ अल्कोहल पॉइजनिंग से भी इस बीच हो गई थी। लेकिन उनका काम भी आसान नहीं था। एक जॉब ये थी कि पहाड़ों से रेल गुजरने के लिए पहले पहाड़ों को ध्वस्त किया जाए और डायनामाइट से उन्हें उड़ाया जाए। डायनामाइट लगाने वाला आदमी कई तरह के खतरे में रहता था, क्योंकि उस समय ना तो ब्लास्ट से पर्याप्त दूरी रखी जाती थी और ना ही किसी भी तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स वर्कर्स को दिए जाते थे। अगर कोई इससे भी बच गया तो एक जॉब वो थी जब रस्सी से लटकते हुए किसी बड़े पत्थर पर डायनामाइट फिट करना हो। इस तरह के काम में भी इंजरीज का नंबर्स बहुत ज्यादा था। जो लोग इन वर्कर्स से काम ले रहे थे उन्होंने भी वर्कर्स का काम कुछ मुश्किल नहीं किया। साइबेरिया के वर्कर्स को 1 साल कंप्लेंट करने के बाद गद्दे दिए गए थे, वरना वो जमीन पर सोने के लिए मजबूर थे। खैर आखिर में ट्रांस साइबेरियन रेलवे का ज्यादातर काम 1898 तक पूरा हो गया था। ईस्टर्न पोर्शन में कुछ काम बचा था, जो फिर 1916 तक चलता रहा। 1916 में फाइनली जब ये कंप्लीट हुई तो सिर्फ 1 साल तक ही जार के शासन में रह पाई, क्योंकि अक्टूबर 1917 में रूस की क्रांति हो गई। जार को हटाकर लेनिन और उसके साथियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ये ट्रांस साइबेरियन नेटवर्क फिर अगले कई दशकों तक सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की सेवा में इस्तेमाल होता रहा और आज भी ये रूस की रीढ़ की हड्डी है। ट्रांस साइबेरियन नेटवर्क ने पुतिन को वो नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं जिसके बल पर वो अभी भी अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर पा रही हैं। इसके अलावा अगर आज ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क न होता तो रूस की 60 से ज्यादा अलग अलग फेडरेशंस, जो अपने आप में एक देश हो सकती है, वो रूस के साथ इस तरह यूनाइटेड न रहती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रेलवे प्रोजेक्ट एक मिलिट्री प्रोजेक्ट भी था और इसे इस तरह डिवाइस किया गया था कि किसी भी विद्रोह के फूटते ही उसे दबाया जा सके और रैपिडली अपनी फोर्स को मोबिलाइज किया जा सके। ये तो सच है कि शायद इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट दुनिया में बनेगा, और ये भी सच है कि इस मेगा प्रोजेक्ट ने रूस के बॉर्डर्स को बचाए रखा। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि क्या इसके लिए उन लाखों वर्कर्स को 1892 से 1916 तक इतनी बुरी कंडीशंस में डालना, उन्हें बेसिक सेफ्टी न देना, क्या जस्टिफाइड था? वो भी इसलिए क्योंकि एक जार को अपनी जमीन बचानी थी, वो जमीन जिसमें रह रहे लोगों की उसको चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ साइबेरिया की दौलत से मतलब था। शायद एक तरफ रूस जीत गया हो ये देखकर कि साम्राज्यवादी ताकतें भी पूंजीवादी जैसे बड़े प्रोजेक्ट बना सकती हैं, लेकिन पूंजीवादियों के प्रोजेक्ट्स के पीछे भी एक वित्तीय लाभ होता है। लोगों के घर अगर उजड़ते हैं तो लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। लेकिन इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क से क्या रूस को कोई फायदा हुआ? हाँ, वो एक जरूर रह गया हो, लेकिन पहले से भी ज्यादा गरीब और थका हुआ। खैर ये तो रही बात इस प्रोजेक्ट की, लेकिन क्या आपको कोई और ऐसा प्रोजेक्ट याद आता है जो इस स्केल पर हुआ हो और जिसके बारे में आप जानना चाहते हो? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।